नमस्कार दोस्तों। आज सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद रिंकू में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर ही होंगे। मूल विधि के विषय में हम लोग माइनर एक्ट देख रहे थे। माइनर एक्ट में इससे पहले वाले लेक्चर में हम देख चुके थे कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का देखे थे, जो माइनर एक्ट में एक एक्ट मेरा हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। डाउरी प्रिवेंशन एक्ट 1961 का मूल विधि के अंतर्गत एक माइनर एक्ट और देखेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे कार्यस्थल पे जहाँ महिलाएं कार्य करती हैं वहाँ पे उनके साथ लैंगिक उत्पीड़न होता है, किस प्रकार होता है। उसके लिए जो एक्ट बना है POHS, प्रिवेंशन ऑफ हरासमेंट, PSH, सेक्सुअल हरासमेंट के लिए निवारण, प्रिवेंशन, प्रतिषेध, प्रिवेंशन और रेडिकल एक्ट 2013 का। आखिर ये लाया क्यों गया था, इसको अपराध क्यों घोषित किया गया। किसी कार्यस्थल पे महिलाओं के साथ अगर कोई यौन उत्पीड़न होता है, उसके लिए, उसके निवारण के लिए, महिलाओं के निवारण के कहीं भी वो स्वतंत्र रूप से वो अपने कार्य में योगदान दे सकें, निसंकोच कहीं भी कार्यस्थल पे, चाहे वो चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक, किसी कार्यस्थल पे स्वतंत्रतापूर्वक अपने कार्य को योगदान दे सकें, अपने कार्य में अपने कार्य को कर सकें बिना कोई बाधा के। अगर ऐसे कोई कृत्य, आपराधिक कृत्य उनके साथ करता है तो उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया है 2013 का, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट 2013 का। आखिर ये लाया क्यों गया था, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा इसका हम इतिहास देखेंगे। इतिहास शुरू होता है राजस्थान के जयपुर जिले से। जयपुर जिले में कुछ कम उम्र की बच्चियों के साथ वहाँ के स्थानीय लोग 4-5 लोग मिलके सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, बलात्कार करते हैं। उस बलात्कार को रोकने के लिए, उनकी तरफ से आवाज़ उठाने के लिए एक समाज सेवी थी जिसका नाम था भौरी देवी। एक ये याद रखिएगा, 1989 की घटना है। 1989 की घटना है। भौरी देवी इसका विरोध करती हैं कि महिलाओं के साथ या बच्चियों के साथ बलात्कार करना, उनका यौन शोषण करना, ये अनुचित कार्य है। ये समाज की दृष्टि से, नैतिकता की दृष्टि से ये उचित नहीं है, अनुचित कार्य है। जब भौरी देवी इस विषय पे आवाज़ उठाई उनकी तरफ से, तो वहाँ के स्थानीय लोग मिलके इनके पति के साथ मारपीट किए और इनके साथ, भौरी देवी के साथ बलात्कार करते हैं। इनके साथ क्या करते हैं, बलात्कार करते हैं। इसी बलात्कार के उपरांत ये ऐसा कृत्य बना, एक NGO है, NGO स्वयं सेवी संस्था है, जिसका नाम है विशाखा। इस संस्था के द्वारा भौरी देवी के साथ हुए उत्पीड़न, बलात्कार जो हुए थे, जो जिन व्यक्तियों ने मिलकर किया था, उनके खिलाफ ये NGO, ये स्वयंसेवी संस्था, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में इनकी तरफ से याचिका डालती है।
इनकी तरफ से वाद लेके कोर्ट में पहुंचती है और कोर्ट द्वारा उस 5 व्यक्तियों के खिलाफ फैसला आता है गिरफ्तार करने के लिए। उनको 1 साल की सजा होती है। 1989 में फैसला आता है, तो 1989 में कोर्ट गया, तो 1993 में साक्ष्य एविडेंस के अभाव में उस व्यक्तियों को रिहा करा दिया गया। तो विशाखा स्वयंसेवी संस्था NGO भौरी देवी की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया इस मामले को लेकर, इस यौन उत्पीड़न जैसी घटनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, तो 1997 में फैसला आया। इनको जो व्यक्ति छूटा था उनको पनिशमेंट मिला गया, उनको दंड दिया गया, उनको कारावास हुआ। यहीं से जो स्वयंसेवी संस्था है NGO जो है स्वयंसेवी विशाखा, यहीं से शुरू हो गई विशाखा गाइडलाइन। क्या हुई? विशाखा दिशा निर्देश। अब यौन उत्पीड़न से संबंधित जितने मामले हैं, विशाखा उनकी तरफ से वाद करती है, उनकी तरफ से मामले को सुनता है। उस मामले सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाता है। जिन जिन परिस्थितियों का आवश्यकता है वो विशाखा करती है। आखिर यौन उत्पीड़न जैसे मामले को इनके लिए एक्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत हमने यहाँ देखेंगे, जरूरत क्यों पड़ी, आखिर जरूरत क्यों पड़ा एक्ट बनाया, अधिनियम बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अधिनियम जो बना 2013 का, POS प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट जो एक्ट बना, वो आखिर जरूरत क्यों पड़ा, जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद याद रखिएगा, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि समानता, किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं होगा, सभी कानून की नज़र में बराबर हैं। संविधान की नज़र में सभी व्यक्ति, सभी नागरिक पर समान कानून लागू होंगे। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होगा, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होगा, सबके लिए इक्वलिटी की बात है। इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है अनुच्छेद 14। इसमें समानता की बात की गई है। क्या बात है? समानता, कानून की नज़र में सब समान है, इक्वल हैं। दूसरा क्या है कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है? भेदभाव से मना करता है, निषेध करता है। किससे? 5 प्रकार के भेदभाव, और लिंग के आधार पर हो सकता है, जाति, धर्म, जन्म स्थान, क्षेत्र, और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। लिंग के आधार पर तात्पर्य महिला या पुरुष, महिला हो या पुरुष हो तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं करता। कानून की नज़र में सभी बराबर, महिला हो या पुरुष, कहीं कहीं आप सेक्शन में आता है, लेकिन लिंग के आधार पर भेदभाव से मना करता है। लिंग के आधार पर भेदभाव से निषेध है। किसी के साथ महिला हो या पुरुष हो, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया। 21 में कहा गया प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक व्यक्ति का गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। कैसा जीवन? गरिमापूर्ण, सम्मान के साथ जी सकता है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। भाई, कोई भी नागरिक है वो सम्मान के साथ जीना चाहता है, सम्मान के साथ, उसको सम्मान चाहिए। उस सम्मान के लिए, सम्मान से जीने के लिए व्यक्ति क्या होगा?
अपनी आजीविका चलाने के लिए रोजगार की तलाश करेगा। क्या करेगा? रोजगार की तलाश करेगा। रोजगार की तलाश करने के लिए कहाँ जाएगा? कोई संस्था वहाँ जाएगा, कोई कंपनी हो गई, कोई स्कूल होगा, कोई कोई शिक्षण संस्थान हो, कोई हॉस्पिटल हुआ, कोई होटल हुआ, कोई निजी कंपनी हुई। व्यक्ति जाएगा, किसी कार्यस्थल पर तो जाएगा अपने रोजगार पाने के लिए। उस स्थान पे अगर व्यक्ति के साथ उस स्थान पे कहा गया है कि महिला के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनका उत्पीड़न नहीं होगा, उनका शोषण नहीं होगा, उनका बलात्कार नहीं होगा वहाँ। इन सब चीज़ों से प्रतिबंध लगाया गया है, इसीलिए एक्ट 2013 लाया गया। यह किस लिए लाया गया? आजीविका चलाने के लिए। जीविका चलाने के लिए किसी कार्यस्थल पे जीविका चलाने के लिए किसी कार्यस्थल पे तो जाएगा व्यक्ति। वर्क प्लेस, किसी वर्क प्लेस पे जाएगा ना व्यक्ति की जीवन चलाने के लिए, घर में पूरी जीवन जीने के लिए। घर में कोई तात्पर्य है रोटी कपड़ा मकान को व्यक्ति को मिलना चाहिए सम्मान के साथ। अब कोई व्यक्ति कहीं पे है, मेड हुई, किसी के यहाँ काम करने जाती 2000 पे, उसके साथ गलत व्यवहार न हो पाए, अनुचित कार्य न हो पाए, लैंगिक शोषण न हो पाए कि 2000 रुपये में उसके साथ लैंगिक शोषण हो, उनके साथ बलात्कार किया जाए। इस तरीके से घटनाओं से करने से, ऐसे कृत्य करने से एक अधिनियम 2013 का रोकता है। इसके लिए प्रावधान किया गया है सजा की भी। आइए यहाँ तक तो हम लोग देखिए। अब इसी को ध्यान में रखते हुए विशाखा, यहाँ पे लिखे हैं विशाखा 2013 का जो एक्ट बना है, महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक शोषण नहीं होगा। 2013 का जो एक्ट बना, उस एक्ट में विशाखा गाइडलाइन को स्वीकार कर लिया गया। विशाखा गाइडलाइन जिस चीज़ को निर्देश दी है उस गाइडलाइन को 2013 के एक्ट में शामिल कर लिया गया और उसी के गाइडलाइन के अनुसार अभी तक चल रहा है। विशाखा दिशा निर्देश या विशाखा गाइडलाइन याद लिखिएगा, विशाखा गाइडलाइन एक्ट 2013 में सम्मिलित कर लिया गया है। विशाखा गाइडलाइन के अनुसार ही इस एक्ट में, इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर किसी कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ बलात्कार करता है या यौन शोषण करता है, कोई गलत फिल्म दिखाता है या कोई गलत चित्र दिखाता है, इस तरीके से, या कोई मौखिक रूप से या लिखित रूप से कोई गंदी बात करता है, अनुचित बात करता है, तो यौन शोषण संबंधी बात करता है, तो इस एक्ट के तहत वो अपराधी माना जाएगा। आशा करते थे यहाँ तक सही समझ में आ गया होगा। इसका इतिहास तो देख लिए हैं, इससे आगे हम लोग देखेंगे कि कार्यस्थल इसकी परिभाषा क्या होती है। विशाखा गाइडलाइन याद रखिएगा 1997 के है, हो सकता है ये पूछ ले विशाखा गाइडलाइन कब बनी, 1997 में। जैसा कि इसकी धारा भी याद रखिएगा, धारा सेक्शन से याद करते चलते हैं। सेक्शन 1 में जैसा कि सभी अधिनियम में ही प्रावधान है, सेक्शन 1 धारा 1 में यही कहती है उस एक्ट का नाम क्या होगा और उसका विस्तार कहाँ तक होगा। जैसे भारत में इसका विस्तार कहाँ तक होगा, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न जो होगा 2013 का, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 जो बना है, निवारण प्रतिशोध अधिनियम 2013 का, उसका कार्यक्षेत्र कहाँ तक है, वो कहाँ तक वर्क करेगा, कहाँ तक लागू होगा। तो जैसे भारत में 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं, 28 + 8 राज्य केंद्र प्रदेश, संपूर्ण भारत पे लागू होगा। धारा एक ही कहती है उसका नाम, उसका कार्यक्षेत्र। धारा 2 में क्या होगा, धारा 2 में परिभाषा की कार्य, इसमें होता है कि कार्यस्थल कौन है,
कार्यस्थल की परिभाषा दी गई है। कार्यस्थल क्या कौन कौन से होंगे और पीड़ित महिला कौन होगी, या यौन उत्पीड़न क्या होता है। इसमें दोष भी आते देखिएगा। कार्यस्थल, कार्यस्थल ध्यान रखना है। यौन उत्पीड़न किसे कहेंगे, यौन उत्पीड़न या यहाँ लिख लीजिए लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा ये 2 यन में दिया गया है, ये 2 यम में दिया गया है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे कार्यस्थल किसे कहते हैं और यौन उत्पीड़न या लैंगिक उत्पीड़न किसे कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा 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 में हम 2 शब्द यूज करेंगे। एक तो देखेंगे लैंगिक उत्पीड़न क्या है, किसे कहते हैं, एक कार्यस्थल क्या है। इसको 2 भाग में बांट के देखेंगे। एक भाग इधर देख लेते हैं, एक भाग इधर देख लेते हैं। इसको याद रखिएगा, POSH एक्ट 2013 का। परिभाषा किस धारा याद रखिएगा, धारा 2 में। और सर्वप्रथम देखेंगे लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न सेकंड क्या देखेंगे, लैंगिक उत्पीड़न कार्यस्थल, वर्क प्लेस, कार्यस्थल वर्क प्लेस। सेक्सुअल, यहां लिखेंगे सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट किसे कहते हैं, इसको देखिए। सेक्सुअल हरासमेंट क्या होगा, किसी महिला के साथ उसका बलात्कार करना, उसे छूना या छूने का प्रयास करना, उसके साथ उसको कोई चित्र दिखाना, कोई अश्लील चित्र दिखाना, अश्लील साहित्य दिखाना, मौखिक रूप से कोई अशब्दों का प्रयोग करना, लिखित रूप से अशब्द चैट करना, अशब्द का प्रयोग करना, जो अश्लील शब्द हों उसका प्रयोग करना, यही क्या कहलाएंगे, यही लैंगिक उत्पीड़न होगा। इसको देखेंगे एक एक करके, यहाँ देख लेते हैं क्या क्या देखेंगे इसमें। छूना, यहाँ लिखिएगा महिलाओं को छूना या छूने का प्रयास करना, शारीरिक फायदा उठाना, अश्लील साहित्य दिखाना, अश्लील बातें करना, एवं से संबंधित बातें करना,
अश्लील बातें, चित्र दिखाना, यहाँ लिखेगा अश्लील चित्र संबंधित बातें करना, अश्लील चित्र दिखाना, अश्लील चित्र दिखाना इत्यादि इत्यादि सेक्सुअल हरासमेंट कहलाएंगे। महिलाओं को छूना, उसके शरीर को छूना या छूने का प्रयास करना, या उसके शरीर को फ़ायदा उठाना, अकेले देख के फ़ायदा उठाना, अश्लील साहित्य दिखाना, या कोई अश्लील पिक्चर दिखाना, फोटो दिखाना, या एवं संबंधी सेक्स संबंधी बातें करना इत्यादि, या सेक्स संबंधी बातों के लिए मांग करना इत्यादि, या लिखित रूप से हो सकता है या मौखिक रूप से, ये दोनों तरीके से, लिखित या मौखिक रूप से इस तरीके से बातें करना। अगर कोई ऐसी बातें करता है तो वो सेक्सुअल हरासमेंट मानेगा, लैंगिक उत्पीड़न में आता है। इसका सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 29 2N में सेक्शन यहाँ लिख लीजिएगा, सेक्शन 2N में इसकी बात की गई है। और कार्यस्थल क्या होंगे? कार्यस्थल, जैसा कि आशा करते हैं आपको सेक्सुअल हरासमेंट समझ में आ गया हो। सेकंड देख लेंगे वर्क प्लेस क्या होता है। वर्क प्लेस में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे वर्क प्लेस में क्या होगा, इसकी सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 2M में कार्यस्थल की बात की। हो सकता है आपसे पूछ ले एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो कार्यस्थल में कौन होगा, शासकीय या अशासकीय संस्थान। पहले में शासकीय या अशासकीय संस्थान। यहाँ से याद रखिए, शासकीय गवर्नमेंट या शासकीय अशासकीय संस्थान, कोई गवर्नमेंट या सरकारी, यहाँ लिखिए सार्वजनिक संस्थान लिखिएगा, संस्थान। वाहन क्या केस में, शासकीय और निजी संस्थान। अब इसको हम देखेंगे, इसमें शासकीय होगा, सरकारी संस्थान जो होंगे, और सरकारी होंगे वो संस्थान, और निजी संस्थान होंगे, निजी जो प्राइवेट होते हैं, जैसे होटल, स्कूल, वाहन, जिस वाहन से, वाहन भी हो सकता है, वाहन जहाँ पे जिस वाहन से महिला यात्रा करती आती जाती है, वो भी वर्क प्लेस में आता है कि जाती आती, तो उसके लिए जो वाहन होती वो भी एक प्रकार का कार्यस्थल है। हॉस्पिटल हो गया, खेल मनोरंजन संस्थान, खेल संस्थान, और स्कूल हो गया, घरेलू वर्क, घर, याद रखिए घर से तात्पर्य है कि जहाँ पे महिलाएं काम करने के लिए, खाना पकाने के लिए जाती हैं, जिसे रसोइये बोलते हैं, मैड जिसे बोलते हैं, जो आती हैं खाना बनाने 2000-4000 पे, वो भी वहाँ काम करनी है, तो वो भी एक प्रकार कार्यस्थल में आएगा, घर भी कार्यस्थल में आएगा। यहाँ पे जाएंगे तो इनके साथ उस स्थान पे, इस स्थान पे महिलाओं के साथ इस तरीके से कोई हरकत होती है, यहाँ जो लिखा, उनको घूरना, उनको टच करना है, उनका शारीरिक फ़ायदा उठाना, उनके साथ बलात्कार करने का प्रयास करना, अश्लील कोई बातें करना, अश्लील चित्र दिखाना इत्यादि शब्दों को कुछ भी इस स्थल पे होता है, तो वहाँ पे माना जाएगा कि इस कार्यस्थल पे लैंगिक उत्पीड़न हुआ है। आशा करते हैं आशा है। अक्सर देखिए न्यूज में चाहता है कि मैड के साथ खाना बनाने वाली घर पे गए तो उसके साथ का बलात्कार हुआ, या उसके शारीरिक कायाकल्प
कायाकल्प को देखकर उसके शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया, इस तरीके से सुनने में अक्सर आता है, या छेड़ने का प्रयास किया, तो सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। इतनी बातें आप लोग याद रखिएगा, सेक्शन से याद रखिएगा, सेक्शन 2N इधर 2N परिभाषा। आशा करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं अब। जैसा महिलाओं के कार्यस्थल पे उनके साथ यौन उत्पीड़न की अगर बात होती है तो उसके साथ होती, तो वो व्यक्ति कहाँ पे, तो शिकायत कहाँ करेगी? जो पीड़ित है, यहाँ पे लिखे पीड़ित महिला कौन होती है, एक शब्द पहले यहाँ लिख लेते हैं। एक आता है पीड़ित महिला, और दूसरा शब्द है प्रत्यार्थी, यही शब्द है प्रत्यार्थी। तो पीड़ित महिला कौन होगी? पीड़ित महिला होगी जिसके साथ छेड़छाड़ हुआ हो, जिसके साथ लैंगिक उत्पीड़न हुआ हो, वही पीड़ित महिला होगी। पीड़ित महिला वही होगी। और जब पीड़ित होगी तो अपनी पीड़ा को बताने के लिए कहाँ जाएगी? शिकायत करने के लिए कहाँ जाएगी? पीड़ा को दर्शाने के लिए कहाँ जाएगी? और प्रार्थी कौन होता है? इसको याद रखें, आरोपी, इसी कहते हैं आरोपी, याद रखिएगा, आरोपी से तात्पर्य है जो महिला के साथ छेड़छाड़ किया है या उसके साथ यौन शोषण किया है, वही प्रार्थी होता है, और उसी को आरोपी बोलते हैं। इसी के खिलाफ शिकायत करेगी, क्योंकि पीड़ित है महिला पीड़ित है, उसके साथ यौन शोषण हुआ, तो कहाँ जाएगी? शिकायत करने के लिए कहीं जाएगी ना। तो उसके लिए कोई संगठन होगा, कोई संस्था होगी, वहाँ पे जाएगा। तो आइए हम देखते हैं शिकायत कहाँ करेगी। शिकायत परिवाद लिखा है, परिवाद का तात्पर्य होता है, कोर्ट की लैंग्वेज में, कानून की भाषा में परिवाद को बोलते हैं, शिकायत को ही परिवाद बोलते हैं। कंप्लेंट, इंग्लिश में कंप्लेंट बोलते हैं, कानून की भाषा में परिवाद बोलते हैं शिकायत को। क्या इसी को लिख लीजिएगा, शिकायत भी। आइए आगे देखते हैं। शिकायत कहाँ होगी? सेक्शन से याद रखिए, सेक्शन, धारा याद रखिएगा, धारा 9 में। कंप्लेंट कहाँ होगा? इसके लिए कोई संस्था होगी, इसके लिए दो संस्थाएं हैं, शिकायत कहाँ होगा? शिकायत कहाँ की जाएगी? तो उत्तर आएगा शिकायत दो संस्थाएं हैं। एक संस्था का नाम है, पहला नाम है ICC, और दूसरा नाम है LCC। दो संस्थाएं होती हैं। शिकायत कहाँ करें? परिवाद कहाँ होगा? एक होता है ICC, एक होता है LCC, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। हिंदी में से बोलते हैं आंतरिक परिवाद समिति। आंतरिक परिवाद या शिकायत लिखिएगा, परिवाद समिति। और एक होता है स्थानीय परिवाद समिति। महिला के साथ उत्पीड़न हुआ, उसका लैंगिक उत्पीड़न हुआ, अब वो पीड़ित है, वो अपनी शिकायत कहाँ पे दर्ज कराएगी? ये दो संस्थाएं हैं, जिसका नाम है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, और दूसरा है स्थानीय परिवाद समिति। आंतरिक परिवाद समिति में जैसे कि अभी हम कार्यस्थल बताएं, कार्यस्थल में है
कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी में अगर 10 से ज़्यादा लोग रहते हैं, कोई कंपनी है, या यहाँ कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई स्कूल भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो कंपनी के अगर 10 से अधिक सदस्य काम करते हैं, 10 से अधिक सदस्य काम करते हैं, तो वहाँ पे कौन सी समिति गठन होगी? ICC, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, आंतरिक परिवाद समिति। कौन गठन करेगा? गठन इसका कौन करेगा? इसका गठन प्रत्येक कंपनी या प्रत्येक संस्था के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, जो मालिक होता है, जिसे इस एक्ट में बोला गया है, कानून में बोला जाता है नियोजक। गठन कौन करेगा? गठन करने का काम नियोजक करेगा, अपॉइंटर, नियोजक, अपॉइंटर। मालिक होता है, इसी को हिंदी में बोलते हैं मालिक। जिस प्रत्येक कंपनी, प्रत्येक संस्थाएं 10 से अधिक अगर कार्यकर्ता उसमें हैं, कार्य करने वाले हैं, तो वहाँ पे ICC गठन करना अनिवार्य हो जाता है। एक्ट कहता है, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 का ही बोलता है, निवारक प्रतिशोध एक्ट अधिनियम 2013 का ही कहता है कि 10 से अधिक सदस्य कार्य करने वाले हैं, तो वहाँ पे जो मालिक होगा, जो नियोजक होगा, वो ICC समिति गठन करेगा और वही जांच पड़ताल करती है, वहीं पे शिकायत दर्ज होती है। पीड़ित महिला जो होती है वहीं पे शिकायत करती है अपना। इसका गठन कौन सा? मालिक करता है। अगर सपोज करिए कि जिस कंपनी में, जिस संस्था में महिला काम करती है, उस संस्था का मालिक ही उस महिला के साथ दुर्व्यवहार किया, उसके साथ यौन शोषण किया, उसके साथ छूने का प्रयास किया, उसके शारीरिक फायदा उठाने का प्रयास किया, मालिक ही अगर प्रयास कर लिया, तो किसके खिलाफ? तो वो महिला कहाँ पे अपना शिकायत दर्ज कराएगी? वो शिकायत कहाँ करेगी? कंप्लेन कहाँ करेगी? तो उसके लिए कौन करेगा? उसके लिए एक अलग संस्था है जिसका नाम है LCC। याद रखिएगा, यहाँ पॉइंट हम लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे नियोजक द्वारा किया गया यौन उत्पीड़न। अगर मालिक ही उसके साथ बलात्कार करता है, सेक्सुअल हरासमेंट करता है, तो वो महिला, जो पीड़ित महिला कहाँ पे शिकायत करेगी? तो शिकायत करेगी LCC में। कहाँ पे? LCC में। LCC का तात्पर्य है लोकल कंप्लेंट कमेटी, स्थानीय परिवाद समिति। इसका गठन कौन करता है? इसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करता है, जिला अधिकारी करता है। यहाँ पर रखिएगा, इसका गठन कौन करेगा? गठन करता है, इसका गठन कौन करेगा? DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी। अगर मालिक ही शिकारी बन गया, मालिक ही शिकार किया है महिला के साथ, महिला का शिकार किया है, तो मालिक के खिलाफ कंप्लेंट कहाँ दर्ज होगी? LCC में, स्थानीय परिवाद समिति में। वहाँ पे कंप्लेंट, वहाँ पे शिकायत होगी, फिर वो एक्शन लिया जाएगा मालिक के खिलाफ, नियोजक के खिलाफ, अपॉइंटर के खिलाफ। तीनों शब्द एक ही हैं, याद रखिएगा। अगर ऐसा नहीं है कि मालिक नहीं, अगर कोई महिला के साथ कोई महिला के साथ पीड़ित है, महिला है, उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो कहाँ पे सर्वप्रथम करेगी? वो ICC में, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में।
आंतरिक परिवाद समिति में अपनी शिकायत दर्ज कराएगी। और इसका गठन करने का काम किसकी जिम्मेदारी, किसका कर्तव्य होता है? ये मालिक होता है, नियोजक करता है। अपनी संस्था में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है वही अपनी संस्था में अगर 10 से अधिक लोग हैं तो एक समिति के गठन करेगी जिसका नाम आईसीसी होता है। आशा करते हैं यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। एलसीसी क्या होता है, आईसीसी क्या होता है, कौन गठन करता है, कौन जिम्मेदारी होती है। अगर एलसीसी कौन गठन करेगा? जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। प्रत्येक जिले में एलसीसी की गठन होता है, प्रत्येक जिले में एलसीसी का गठन होता है। एलसीसी तात्पर्य लोकल कंप्लेंट कमेटी, स्थानीय परिवाद समिति का गठन डीएम करता है, जिलाधिकारी करता है। आशा करते हैं यह समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे चीज़ें हम तो देखें कि जो पीड़ित महिला की तरफ से कौन करेगा शिकायत, कौन कर सकता है, कौन कौन शिकायत भी कर सकता है। शिकायत लेके महिला गई, अगर महिला नहीं जाती है तो महिला सक्षम नहीं जाने में, तो उसके साथ कोई उसका रिश्तेदार जाएगा, कोई जो उसका सगा संबंधी हो वो उसकी तरफ से शिकायत कर सकती है। और कब कर सकती है, कब तक समय होता है, ड्यूरेशन क्या है, समय सीमा कितनी होती है, समय सीमा याद रखिएगा। समय शिकायत करने की समय सीमा कितनी होगी? जिस तारीख से जिस दिन का नाम है उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ उस तारीख से 30 दिन के भीतर, कितने 30 दिन के भीतर 30 दिन के भीतर ही शिकायत करनी होगी। जैसा कि परिवार शिकायत कहाँ करेंगे? 2 संस्थाएं होती हैं, आंतरिक शिकायत समिति और दूसरा है स्थानीय शिकायत समिति। 10 से अधिक अगर सदस्य किसी कार्यस्थल पे काम करते हैं, किसी कंपनी या सार्वजनिक स्थान पे काम करते हैं, तो वहाँ पे जो नियोजक, जो मालिक होता है, जो डायरेक्टर होता है, उसका एक कर्तव्य है। उसका कर्तव्य क्या है? वो वहाँ पे एक आईसीसी का गठन करे, आंतरिक परिवादवाद समिति का गठन किया जाता है, उसका काम है। ऐसा अगर नहीं करता है तो उसके पास 50 लाख का जुर्माना भी लग सकता है। 50 लाख का, 50,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उस पर दायित्व बनता है कि वो नियुक्त एक का नाम है, आईसी का नाम है, ऐसी संस्था का गठन करें। इसकी संरचना क्या होती? आंतरिक शिकायत समिति की इसमें 4 सदस्य होते हैं। 4 सदस्य, एक सदस्य आएगा जो सामाजिक कार्यकर्ता है, वो जो एनजीओ चलाता हो, वहाँ से कौन हो? जो एनजीओ चलाता हो, स्वयं सेवी संस्था, एनजीओ से आ गया सदस्य। और दूसरा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उत्पीड़न संबंधी जो मामले हैं उसको निवारण करने के लिए, वो जो उत्पीड़न के खिलाफ कार्य करता है, जो महिला सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ समाज में कार्य करता है, वो उसमें उसको अनुभव प्राप्त हो, काफ़ी दिनों से उसके खिलाफ हो, महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए, महिलाओं को उत्पीड़न न हो पाए, इसके दिशा में जो व्यक्ति कार्य करता है उसे ही इस सदस्य के रूप में एक नियुक्त किया जाएगा, जो सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे हो। वो अनुभव काफ़ी दिनों कि कई बार सेक्सुअल हरासमेंट की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया, उनको सम्मान प्रदान कराया, ऐसे संस्थाएं चलती हैं, उसमें सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, उनको भी रखा जाएगा। 2 महिलाएं होंगी, 2 महिलाएं, इसमें से एक विधि की जानकारी होगी, और इसमें आप कहेंगे 4, इसमें से एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष रहेगा, याद रखना, 3 सदस्य। एक अध्यक्ष जो होगा उसे ही पीठासीन बोलते हैं, पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। कहने का तात्पर्य किसी भी कंपनी में 4 डायरेक्टर हैं, 4 मालिक हैं, तो उसी में से किसी वरिष्ठ महिला को जो उच्च पद पे हो उसी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी देख लेते हैं।
इसका गठन कौन करेगा? जब मालिक ही उत्पीड़न किया हो, जब महिलाओं के साथ बलात्कार या उसके शारीरिक फायदा उठाने का प्रयास करे, या शरीर को टच करे, या शरीर को छूने का प्रयास करे, उससे अविचित्र बातें करे, तो उसके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस यह बनता है। उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करनी होती है, तो कहाँ करेगी? उसके लिए एक संस्था है जिसका नाम है स्थानीय LCC से बोलते हैं, LCC, स्थानीय शिकायत समिति, स्थानीय परिवाद समिति भी बोलते हैं। गठन DM करता है। जिला, यहाँ लिखिए जिला अधिकारी, DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और इसकी संख्या कितनी होती है? 5 सदस्यीय संख्या होती है। 5 सदस्यीय संख्या में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्हीं में से नियुक्त किए जाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विधि की जानकारी होते हैं, 2 जो होंगे कम से कम, वो विधि की जानकारी। इसमें कौन से होंगे? 5 में एक पदेन सदस्य होगा जो इस समिति के अध्यक्ष रूप में कार्य करता है, इन संबंधित उत्पीड़न के मामले को देखता है, जिसके लिए कार्य अधिकारी नियुक्त होता है, वही उस सदस्य होता है पदेन अधिकारी, जिससे महिला विकास अधिकारी नियुक्त होगा। एक अध्यक्ष होगा। DM द्वारा 2 व्यक्तियों को नॉमिनेट किया जाएगा। कौन? DM द्वारा नॉमिनेशन होगा। कैसे व्यक्ति को ना? जो नॉमिनेशन ऐसे व्यक्ति का जो सामाजिक कार्यकर्ता हो। और कौन से व्यक्ति होंगे इसमें? 2 व्यक्ति, 1 2 3 2 व्यक्ति इसमें होंगे, 3 हो गए, 2 व्यक्ति इसमें होंगे, 2 महिला ऐसी होंगी जिसको नियुक्त करेगा जो विधि की जानकारी रखता हो। कौन रखता हो? कानून का जानकार हो, कानून का जानकार हो। 5 सदस्यीय जानकार हो। 5 सदस्य में से 2 कानून की जानकार महिला होंगी, एक पदेन सदस्य होगा जिसे महिला बाल विकास अधिकारी भी बोलते हैं। एक अध्यक्ष होगा, जैसे इसमें पीठासीन अधिकारी वैसे इसमें भी होता है पीठासीन का, वही जो वरिष्ठ होगा उसे कर दिया जाएगा। 2 व्यक्ति नामित होंगे, 2 महिलाएं नामित करेंगे जो सामाजिक कार्यकर्ता हों, और 2 व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति होंगे, ऐसी महिलाएं होंगी जो कानून की जानकार हों, विधि की जानकारी रखती हों। उन्हें और किस संदर्भ में? जैसे उत्पीड़न से संबंधित जो विधि जानते हैं, जो कानून जानते हैं, उनको उसमें अनुभव प्राप्त होता है, उन्हीं व्यक्तियों को इसमें रखा जाएगा। इतनी तो बात हो चुकी। अब देखेंगे, जब जैसे सपोज करिए, यहाँ पे एक पॉइंटर देख लेंगे। जैसे गांव में कोई अभी घटना हो गई, गांव में किसी महिला के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, और जिले पे बैठा है LCC, स्थानीय शिकायत समिति। अभी इसके बीच कैसे पता चले जानकारी? तो DM द्वारा नोडल अधिकारी होता है। कौन होता है? नोडल अधिकारी नियुक्त करता है, जो यहाँ की सूचनाएं LCC तक पहुँचाए। नोडल अधिकारी का काम है कि सूचनाएं वहाँ तक, जो सूचनाएं मिले उसको LCC तक पहुँचाने का। जैसे कि शिकायत कौन करे? पीड़ित महिला करेगी, या पीड़ित उसके कोई रिश्तेदार होंगे, नाते रिश्तेदार होंगे, या उसकी तरफ से कोई संरक्षण देने वाला कोई व्यक्ति होगा, अभिभावक तौर से होगा, या दोस्त संबंधी होगा, वो कर सकता है। और क्या करें इसमें शिकायत होगी, कहाँ करेगा, कौन करेगा? हो गई। और शिकायत के ऊपर कितने दिन तक कर सकती है? जिस दिन घटनाएं घटी, जिस दिन महिला के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, उसका लैंगिक उत्पीड़न हुआ, उस दिन से 3 माह के भीतर 90 दिन या 3 माह के भीतर शिकायत करनी ही करनी है। 3 माह के भीतर करनी है। किन्हीं कंडीशन में, किन्हीं परिस्थिति पर अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो समय बढ़ाया भी जा सकता है। अगर नहीं हो पाते तो ये समय जो ड्यूरेशन है बढ़ाया भी जा सकता है। आशा करते हैं ये तो समझ में आ गया। अब इसके देखेंगे, जो ये संस्थाएं हैं इनकी शक्ति क्या है, कैसी शक्ति होती है। ठीक उसी प्रकार शक्ति होती है जैसे दीवानी कोर्ट करता है, जिसे सिविल कोर्ट जो अधिकार प्राप्त है,
ठीक उसी प्रकार से ये संस्थाएं करती हैं। कौन करती हैं? ये संस्थाएं। इनको भी जांच होती है ना। कौन करते हैं? इनको क्या कर्तव्य? इनका कर्तव्य है कि इनकी जांच को देखना, जांच खोज करेगा। 3 मार्क यहाँ तो हो चुका, आगे देख लेते हैं। अब ये चीज़ें हम मिटा देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आप लोग का याद रखिएगा। इसमें से सेक्शंस बहुत कम याद रखने पड़े, सेक्शंस कम में पूछे जाते हैं। इसमें आपको पूछेगा कार्यस्थल कौन है, कार्यस्थल परिभाषा में एग्जाम्पल दिया रहेगा, हॉस्पिटल दिया रहेगा, आपको स्कूल हो सकता है, कोई मनोरंजन संस्थान जहाँ पे मनोरंजन है, सिनेमा घर वगैरह जो संस्थान इस तरीके से हैं, वो सब इसमें आते हैं। अब डायरेक्टली पूछता है एग्जाम में कि एलसी जो ICC है, आंतरिक शिकायत समिति की को गठन कौन करता है, उसकी संरचना कितनी है, कि कितनी सदस्यों की संरचना हो सकती है, ये बात करेगा। एग्जाम में आपके सेक्शन से कम ही उम्मीद है कि इस अधिनियम से कोई सेक्शन पूछा जाए। आइए आगे देखते हैं। परिवाद की जांच, जो शिकायत की है वो जांच कौन करेगा? जांच कौन करेगा? वही संस्थाएं करेंगी। शिकायत ही पे हुआ है, 2 संस्थाएं हैं, एक ICC, एक है LCC। इन्हीं के पास आएगी। इनको कैसी शक्ति प्राप्त है? इनको शक्ति वही प्राप्त है जो दीवानी कोर्ट के हैं, जो सिविल न्यायालय के हैं। ये हुई शक्ति जिस प्रकार से सिविल न्यायालय की शक्ति होती है। सिविल न्यायालय तत्पर है जहाँ पे जमीन से संबंधित या विवाह, तलाक इत्यादि मसले देखे जाते हैं, इसलिए आदमी मामले वहाँ पे देखे जाते हैं, सुनवाई करता है, जो शक्ति प्राप्त होती है सिविल कोर्ट की, वही शक्ति ICC और LCC की भी है। इसकी जांच करते हैं। जांच कितने दिन में करेगा? CPC, आप देखेंगे CPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसमें कहा गया है, यहाँ क्रिमिनल नहीं, CPC मतलब होता है सिविल प्रोसीजर कोड। इस 1908 का अधिनियम है, सिविल प्रोसीजर कोड एक्ट 1908 में कहा गया है कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी जांच के। तो यही जांच कि 90 दिन के भीतर जांच प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए कि क्या क्या घटनाएं घटी, कौन आरोपी है, सही है कि नहीं, सत्यता, जो आरोप लगा रहे वो सत्य में है कि नहीं, सत्य आरोप है कि नहीं, कि झूठ आरोप लगा के शिकायत की गई है। इसकी जांच करने के लिए कितने दिन के अंदर? 90 दिन के भीतर। ये जब जांच करेगी, इसके 7 दिन के भीतर पुलिस को रिपोर्ट भी करना होगा। किसको? जब ICC और LCC जब जांच करेंगी तो इनका काम होगा क्या? प्रक्रिया इसी के तहत वही अधिकार प्राप्त है जो सिविल कोर्ट के हैं। 90 दिन की जांच हो गई, 90 दिन के भीतर जांच पूरी कर ली, जांच पूरी करनी है, जांच पूरी हो गई। इसके उपरांत 7 दिन के भीतर कहाँ भेजना? पुलिस को भी सूचना, पुलिस को भी सूचित करना है। सूचना पुलिस को भी देनी होगी कि जांच पूरी हो गई, अमुक व्यक्ति का आरोपी है, ये बातें उसको बतानी पड़ेगी। आशा करते हैं ये चीज़ें समझ में आ गई। आगे चलते हैं। यहाँ हो गई, इसके बाद क्या होगी?
जब व्यक्ति जांच हो गई, जांच के बाद क्या होगी, जांच के बाद अब जब जांच तो हो गई, जांच के बाद कुछ एक्शन तो लिए जाएंगे। किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप आता है तो उस पर एक्शन तो लिया जाएगा। यहाँ लिखते हैं जांच के बाद कार्रवाई, जांच के बाद कार्रवाई, जांच के बाद व्यक्ति आरोपी है, आरोपी को दंड दिया जाएगा। यही तो कार्य होता है। जांच के बाद क्या होगा, दोनों संस्थाएं ICC, LCC ये संस्थाएं हैं, इनका काम है जांच के बाद क्या होगा, ये रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट किसको देंगे, DM को और DM साहब को, और या नियोजक। अब ये याद है, इससे पहले पढ़ा ICC के गठन कौन करता है, नियोजक जो मालिक होता है। LCC का गठन कौन करेगा, जो मालिक है, मालिक कौन, DM। LCC का गठन कर, तो रिपोर्ट तो उन्हीं को भी देना पड़ेगा ना। रिपोर्ट किसको, रिपोर्ट देनी पड़ेगी। कैसी रिपोर्ट तो देनी पड़ेगी, कितने दिन के, जब जांच प्रक्रिया पूरी हो गई। अब कार्रवाई की बात आई है, जांच के बाद कार्रवाई होगी तो रिपोर्ट देगी कितने दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर कार्रवाई करनी होगी। 10 दिन के भीतर कार्रवाई करें। अब कौन कार्रवाई करेगा, DM करे या नियोजक जो मालिक था वो कंपनी का, या कंपनी का लीजिए या कोई संस्थान हुआ, उसका काम है अब वो कार्रवाई करे, 10 दिन के भीतर कार्रवाई करे। इतनी चीज़ें थी जो कि हम लोग को पढ़ना था। शिकायत कहाँ होगा, व्यक्ति परेशान अगर पीड़ित है तो अपनी शिकायत कहाँ करेगा, पीड़ित व्यक्ति किसे कहते हैं, तो उसके लिए संस्थान कौन बनी है, कोई संस्था बनी है, बोर्ड बना है, उसको देखें। और कार्यस्थल क्या होता है, इसको देखें। जांच होगी, जांच के उपरांत सबसे पहले शिकायत होगी, फिर जांच होगी, जांच की प्रक्रिया की शक्ति किसके पास जांच करने की, फिर जांच के बाद जो कार्रवाई होगी वो कौन करेगा। ये चीज़ें यहाँ तक हो गई हैं। एक चीज़ बची है, सपोज करिए ये तो कार्रवाई हो गई, कार्रवाई तो कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, पीड़िता ने अपनी शिकायत की, जांच की प्रक्रिया में कुछ सिद्ध हो गए कि DM साहब उसको दंड देंगे, कार्रवाई होगी, किंतु कोई व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं है कि झूठा आरोप मेरे ऊपर लगा है, तो इसके लिए अपील भी तो की जा सकती है। अपील होगी, यहाँ लिखते हैं अपील, अपील कहाँ करेगा, कोई व्यक्ति अगर संतुष्ट नहीं, अपील कहाँ करेगा, कोई ट्रिब्यूनल होगा, अधिकरण होगा, या तो न्यायालय में, न्यायालय कोर्ट में, या ट्रिब्यूनल में, या अधिकरण में। अधिकरण दोनों का काम होता है अपने अपने विभाग संबंधी निर्णय देने का। तो व्यक्ति यहाँ जाके अपनी शिकायत अपील कर सकता है कि हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है, इसकी जांच की है, तो न्यायालय भी उसका काम करेगा, अधिकरण। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। अब इस चीज़ें बची हुई है कि अब हम लोग इसके कुछ सेक्शन से देख लेते हैं, सेक्शन, क्योंकि इस टॉपिक समाप्त हो गया, किंतु हमें एग्जाम के दृष्टि से पढ़ना है, तो एग्जाम के दृष्टि से हो सकता है कुछ सेक्शंस आ जाए, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, कि चर्चाएं कर लेते हैं इसकी एग्जाम के दृष्टि से। ये चीज़ें तो हो गई, अब एग्जाम के दृष्टि से हम देखेंगे कौन कौन से तथ्य हैं जो हम इसके अंतर्गत हैं, जो हमारे परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी हैं। आइए उसके विषय हम लोग देख लेते हैं। अब देखते हैं कि महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक सेक्सुअल हरासमेंट संबंधी जो एक्ट बने हैं 2013 में, तो परीक्षा के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसको देखेंगे। अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लिया, जो कि सेक्शंस हो सकते हैं एग्जाम में आए, तो अगर सेक्शंस नहीं बताएंगे आप लोग कहेंगे सेक्शन तो बताए ही नहीं सर, तो सेक्शन से भी देख लीजिए
जिससे एक बात आपके मस्तिष्क में बैठ जाए कि सेक्शन से अगर क्वेश्चन आए तो वो छूटे ना। परीक्षा में सेक्शन से जो फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो आपके परीक्षा में उपयोगी बन सके, इसलिए इस फैक्ट को भी हम देखेंगे। सर्वप्रथम इसको हम देखेंगे कि अनियमित कब हुआ। ये फैक्ट ये लाया गया तो ज़रूरत जब पड़ी तो इसकी पृष्ठभूमि तो हम देख चुके, सीधा इस पर हम फैक्ट पे आ रहे हैं। तो अनियमित क्या हुआ, पारित कब हुआ, 22 अप्रैल 2013 को, और लागू कब किया, संपूर्ण भारत पर, यहाँ लिखिएगा, लागू संपूर्ण भारत पर, संपूर्ण भारत पर, 9 दिसंबर 2013 को। ये डेट याद रखिए, हो सकता है संपूर्ण डेट आ जाए, तिथि दे दे, तिथि याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर। धारा 1 में सेक्शन 1 में कहा गया निवारण प्रतिशोध अधिनियम 2013, धारा 1 में कहा गया है, उसका नाम, उसका सेवा विस्तार, और लागू कहाँ तक हो, ये धाराएं पूरे जो बने हैं, पूरे जो अधिनियम बना है कहाँ पे लागू, पूरे भारत में लागू होगा। धारा 2 में परिभाषा किसकी, लैंगिक उत्पीड़न और कार्यस्थल की, यहाँ इसमें याद रखिएगा 2 परिभाषाएं हैं, 2 याद रखिएगा। एक होगा लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट, उत्पीड़न सेक्सुअल हरासमेंट, और सेकंड क्या होगा, वर्क प्लेस, कार्यस्थल। धारा 4 में कहा गया है कि जिस कंपनी जिस संस्था में, कोई संस्थान होगा, स्कूल, हॉस्पिटल में हो, भोजनालय, इस तरीके जितने भी है, मनोरंजन संस्थान जो है, इस सब संस्थाएं जो होंगी, उसके लिए उसका जो मालिक होगा, बॉस जो होगा, जिसे कानून की भाषा में बोलते हैं नियोजक, उसका काम होगा धारा 6 के अनुसार आंतरिक परिवाद समिति का गठन करना, आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना, ऐसा कर लेंगे। धारा 6 में स्थानीय परिवाद समिति, लोकल कंप्लेंट कमेटी के गठन करना, इंटरनल कम्युनिटी, इधर है धारा 4 में इंटरनल कंप्लेन कमेटी का गठन करना। धारा 9 में कंप्लेन कैसे होगी, कहाँ पे कंप्लेन होगी, कंप्लेन कैसे किया जाएगा, शिकायत कहाँ की जाएगी, शिकायत लिख लीजिएगा, शिकायत। धारा 10 में कहा गया शिकायत सुलह होगी। अगर सपोज कर लिए किसी महिला के साथ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो आरोप लगाती है, उसके बाद समझौता भी हो सकता है, सुलह। 10 में क्या कहेगा, सुलह समझौता की बात की गई। हाँ, सुलह एक चीज़ ध्यान रखना हो, उसमें जो धन की बात है, धन के अभाव नहीं होगा, धन ये पैसा दे के कोई समझौता ये नहीं माना जाएगा, धन पैसे दे के दिया गया समझौता नहीं होगा। धारा 10 में समझौते की बात की, सुलह की बात की गई है। इंपॉर्टेंट धाराएं हम बनी, उससे 30 धारा इसमें है, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण धाराएं देख रहे हैं। परिवाद की जांच, यहाँ याद रखो, परिवाद कंप्लेन की जांच होगी, इंक्वायरी कौन करेगा, किस धारा में है, धारा 14 में। नियोजक के कर्तव्य क्या होंगे, वही कर्तव्य होगा आईसीसी का गठन करना, धारा 19 में, याद रखिएगा। कितनी धाराएं आपको याद रखनी होगी, बहुत लगभग 5 से 6 धाराएं हैं, ये आप लोग अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। एग्जाम में प्रबल संभावना, अगर क्वेश्चन अगर भी आए, सेक्शन से भी क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।